हेलो गाइस। तो आज हम फिर से सीबीएस का सीरीज़ अपना कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे ईसीजी एंड अरिथमिया। ईसीजी एंड अरिथमियाज, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें हम लोगों को पहले नॉर्मल ईसीजी पता होना चाहिए। नॉर्मल ईसीजी होता है पी क्यू क्यू आर एस टी, ठीक है। तो ये हो गया क्यू आर एस पी टी, ठीक है। और तुम्हारा जो क्यू होता है ये सेप्टल एक्टिवेशन को डिनोट करता है। तो हम पढ़ेंगे सबका, लाइन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी वेव का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, तो पी वेव का ड्यूरेशन जो होता है वो 3 स्मॉल स्क्वायर के बराबर होता है। 3 स्मॉल स्क्वायर मतलब 120 मिली सेकेंड्स के होते हैं, ठीक है। और अगर तुमको पी आर इंटरवल बोला जाए, ये तो पी का ये था ना वैल्यू, और अगर तुमसे पी आर का बोला जाए, एक मिनट, अगर तुमसे पी आर का बोला जाए तो पी आर जो होता है वो कितना होता है, पी आर जो होता है वो होता है, पी आर सेगमेंट जो होता है वो होता है 2 to 5 स्मॉल स्क्वायर, ठीक है। 2 to 5 स्मॉल स्क्वायर जो होता है, मतलब 2 to 5 मतलब एक स्मॉल स्क्वायर जो होता है, 1 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 40 मिली सेकेंड। तो 2 to 5 में कितने हो जाएंगे, 2 to 5 स्मॉल स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 120 टू 200 मिली सेकेंड, और ये 3 है, ठीक है। तो इतने हो जाते हैं। उसके बाद हम ये क्यू आर एस है, क्यू आर एस का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, तो क्यू आर एस का नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो तुम्हारा, इसका भी याद रखो कि 2 स्मॉल स्क्वायर याद रख लो, सबसे इजी है। तो यहाँ पे 80 मिली सेकेंड का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ये हो गया क्यू आर एस, ठीक है। और फिर टी जो होता है वो तुम्हारा, इसमें हम लोग टी वेव का ये देखते हैं, हाइट देखते हैं। तो लिमलेट में कितना होता है, 5 mm इन लिमलेट, ठीक है, और लेस देन 10 mm इन चेस्ट लीड, ठीक है। तो ये हो गया, यही इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे सबके बारे में, सबका एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या हो सकता है, ठीक है। हार्ट रेट आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, 300 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर, तो उससे आपका हार्ट रेट निकल जाता है, ठीक है। और पी इंटरवल और जो एक्सिस डेविएशन होता है उसमें भी क्या होता है, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट एक्सिस डेविएशन, एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन, और तुम्हारा एक होता है नॉर्मल। तो ठीक है, तो राइट लेफ्ट एक्सिस, राइट एक्सिस, ये लेफ्ट एक्सिस में क्या होता है, लीविंग होता है। लीविंग मतलब आर माइनस एक्स जो होता है ना, जो ग्राफ बनाते हो अब तुम क्यू आर एस का जो ग्राफ बनाते हो, तो उसमें क्यू अगर बड़ा होगा, ठीक है, और नीचे वाले में दूसरा V1 और V6 में देखते हैं, ठीक है, V1 और V6 में देखते हैं। तो एक में तुम्हारा क्या हो गया, मतलब लीड वन, सॉरी V1 नहीं, लीड वन, और AVF में देखते हैं। तो मान लो कि इसमें लीविंग है, तो एक में R बड़ा हो गया और एक में क्या होगा, एक में R छोटा होगा, S बड़ा हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे को लीव कर रहे हैं ना, तो ये हो गया तुम्हारा ये हो गया क्या, ये हो गया तुम्हारा लीविंग, ठीक है। और फिर R में, इसमें राइट एक्सिस में क्या होता है, रीचिंग होता है। तो रीचिंग मतलब लीड वन में क्या हो जाएगा, इसमें लीड वन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, रीच कर रहा है ना एक दूसरे को। तो ये तुम्हारा Q हुआ, क्यू आर हुआ, और एस बड़ा सा, और फिर ये, और इधर जो AVF में होगा उसमें क्या होगा, AVF में सेम ऐसे ही होगा कि क्यू आर बड़ा सा, और सॉरी, और एस छोटा सा। तो ये दोनों एक दूसरे को रीच करेंगे ना, लीड वन ऊपर होता है, लीड AVF नीचे होता है, तो ये रीचिंग आउट होंगे, ठीक है। और एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन में क्या होता है, तो एक्सट्रीम एक्सिस डेविएशन में दोनों नीचे के साइड होंगे, मतलब ये ऐसा ही होगा 2, ठीक है। और जो नॉर्मल एक्सिस डेविएशन होता है उसमें ऐसा ही होगा 2, ठीक है, मतलब दोनों में ऐसे ही होंगे, जिसमें R जो होगा दोनों में पॉजिटिव होगा, S नेगेटिव होगा। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सिस डेविएशन। अब आते हैं हम लोग किस पे, तो अब आते हैं हम लोग P का एबनॉर्मलिटीज़ पे। तो पी की एबनॉर्मलिटी में क्या हो सकता है, पी मतलब लाइक पी आर इंटरवल पे। तो पी आर इंटरवल में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, या तो पी आर जो होगा वो शॉर्ट हो जाएगा, या फिर पी आर जो होगा वो लॉन्ग हो जाएगा। तो शॉर्ट पी आर किस में मिलता है, शॉर्ट पी आर मिलता है वॉल्ट पार्किंसन वाइट में और लॉन गैनॉन लेवाइन सिंड्रोम में। दोनों में पी आर इंटरवल, क्योंकि इसमें बंडल ऑफ केंट आता है और वो एक एक्सेसरी पाथवे होता है जो कि फास्टर देन AV नोड को वो छोड़ देता है, ठीक है। इसीलिए इसमें क्यू के पास ना हमको डेल्टा वेव भी मिलता है, तो ठीक है, डेल्टा वेव मिलता है। तो ये होता है तुम्हारा वॉल्ट पार्किंसन, और लॉन गैनॉन लेवाइन में भी ऐसे ही होता है।
तो लॉन कैनॉन लवाइन में तुम्हारा महीम बंडल होता है, और ये भी प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम ही होता है, ठीक है, प्री एक्साइटेशन सिंड्रोम होता है। और इन सब में तुम्हारा क्या करते हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेट कर देते हैं उस वो चीज़ को, और ये महीम जो होता है इसके कारण भी पीआर जो होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्टिंग हो जाएगा। बस फ़र्क ये है कि यहाँ पे क्यूआरएस जो होता है ना ये वाइड होता है, और यहाँ पे क्यूआरएस जो होता है वो ऑलमोस्ट नॉर्मल ही होता है। तो ये करके देख लेंगे कि अगर पीजे इंटरवल देखेंगे तो पीजे इंटरवल कांस्टेंट होगा किसमें, वॉल्फ पार्किंसन वाइट में, जबकि इसमें क्या हो जाएगा, पीजे जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा। अब आते हैं हम लोग पीआर अगर लॉन्ग है तो पीआर लॉन्ग किस में होगा, तो कहीं पे भी अगर हार्ट ब्लॉक वगैरह होता है तो उसके कारण वहाँ पे हम लोग पढ़े हैं कि हार्ट ब्लॉक में जो होता है पीआर जो होता है वो लॉन्ग हो जाता है। तो वही है तुम्हारा, यहाँ पे भी हार्ट ब्लॉक ले लो, जैसे कि मान लो कि जो तुम्हारा हार्ट ब्लॉक में जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है उसमें क्या होता है, उसमें पीआर इंटरवल जो होता है वो बढ़ जाता है। तो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो गया। सेकेंड डिग्री में क्या होता है, सेकेंड डिग्री का 2 टाइप होता है, मोबिट्स 1 और मोबिट्स 2, ठीक है, मोबिट्स 1 मोबिट्स 2। मोबिट्स 1 में क्या होता है कि यहाँ पे पीआर जो होता है ना वो प्रोग्रेसिवली राइज करता जाता है, ठीक है, राइज करता है, फिर मिस्ड बीट आता है, ठीक है, मिस्ड बीट आएगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, फिर से पीआर का वैल्यू फिर राइज करेगा, राइज करेगा, राइज करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें पीआर जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, और फिर मिस्ड बीट आएगा और फिर पीआर जो होगा वो बढ़ा हुआ रहेगा। लेकिन यहाँ पे मिस्ड बीट से पहले, बिफोर और आफ्टर जो पीआर होता है ना वो कांस्टेंट ही होता है, इंक्रीज होता है और कांस्टेंट होता है। तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का, ठीक है। और थर्ड डिग्री जो होता है वो तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, उसमें पीपी इज़ नॉट इक्वल टू आरआर होता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में, ठीक है। तो ये है तुम्हारा अलग चीज़ है, ठीक है। तो बस पीपी जो होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, आरआर जो होगा वो आपस में इक्वल, लेकिन पीपी इज़ नेवर इक्वल टू आरआर। तो ये हो गया हार्ट ब्लॉक, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा पीआर इंटरवल के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्यूआरएस का। तो क्यूआरएस भी किसी में नॉर्मल हो जाएगा और किसी में डिक्रीज होगा, नॉर्मल या इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो अभी हम लोग पढ़े थे ना कि क्यूआरएस जो था वो इंक्रीज हो रहा था वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में, है ना। अब आते हैं कि डिक्रीज किस में होता है, तो आर्टरियल फिब्रिलेशन में होता है, और भी जो भी टैकीकार्डिक कंडीशंस होते हैं ना कुछ कुछ उनमें भी ऐसा मिलेगा, सारे में नहीं लेकिन कुछ कुछ मिलेगा। तो अभी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पढ़ लेते हैं। ये जो होता है ये मोस्ट कॉमन क्लिनिकल अरिथमिया होता है जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में आता है पेशेंट लेकर, ठीक है। और हाइपरटेंशन से एसोसिएटेड होता है, जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में मिलेगा, तुम्हारा डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी से एसोसिएटेड होगा, जैसे अल्कोहल अब्यूज़ करके पेशेंट आया है तो इसमें क्या होता है, तो इसमें इरेगुलर आरआर इंटरवल होता है प्लस बी वेव जो होता है वो एब्सेंट होता है। और इसमें क्या होता है कि जो एवी नोड होता है ना वो अपने इसको ऊपर से जो भी फोकाई होती है वो आती है तो उसको रोकने का कोशिश करता है। बट अगर एवी नोड का कहीं से भी इनिबिशन हो जाए, जैसे कि अल्कोहलिक पेशेंट है तो उसमें वैगस का इनिबिशन हो गया, वैगस जो था एवी नोड को स्टेबलाइज करता था तो उसका कंट्रोल खत्म हो गया, तो एवी नोड जो होगा वो ऊपर वाले इम्पल्स को रोकेगा नहीं, तो इसके कारण तुम्हारे ये जो नीचे आएंगे इसके कारण फिब्रिलेशन जो होगा प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो ये हो सकता है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन में क्या मिलेगा, इसमें आरआर का इंटरवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। इसमें हम करते क्या ट्रीटमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रेस स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं। रेस में क्या होता है, इसमें रिदम कंट्रोल करते हैं। रिदम कंट्रोल करने में क्या होता है, रिदम कंट्रोल करने में हार्ट रेट को तुम्हारा डिक्रीज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हार्ट रेट को डिक्रीज़ करने के लिए एस्मोलोल यूज़ कर लो, एस्मोलोल कर लो, वेरापामिल कर लो, ठीक है ना। ये जो होता है हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। उसके बाद हो गया रेट कंट्रोल हो गया। उसके बाद है एंटीकोएगुलेंट्स में हम क्या करेंगे, तो ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राफी करके क्लॉट को देखेंगे और फिर डैबिगैट्रोन दे देंगे या रिवोरॉक्साबेन दे देंगे, ठीक है। उसके बाद रिदम कंट्रोल RACE है ना, तो सी से तुम्हारा क्या है, कंट्रोल में तुम्हारा रिदम कंट्रोल है। तो तुम्हारा रिदम कंट्रोल में क्या होगा, इसमें आईब्यूटिलाइड देते हैं और केमिकल कार्डियोवर्जन करते हैं, ठीक है। या फिर तुम प्रोपोफोल भी दे सकते हो, उससे भी तुम्हारा रिदम कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। और अगर इससे ये फेल हो गया तो फिर हम इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्जन करते हैं। तो यही होता है रेस जो कि इसमें यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट प्राइमरी अगर आर्टेरियल फिब्रिलेशन है किसी में तो उसमें हम ओरल अम्योडेरोन दे देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। अम्योडेरोन जो होता है वो प्रिवेंट करता है तुम्हारा इसको, ठीक है, प्रिवेंट करता है प्राइमरी आर्टेरियल फिब्रिलेशन को, ठीक है। और अगर फिर भी ठीक नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम एबलेट कर देते हैं, ठीक है। इफ पेशेंट हैव कंजस्टिव हार्ट फेलियर प्लस आर्टेरियल फिब्रिलेशन, तो उसमें क्या करेंगे, तो ऑब्वियसली अगर CHF प्लस आर्टेरियल फिब्रिलेशन लेकर आ रहा है तो उसमें हमको क्या करना होगा, उसमें हम ड्रग ऑफ चॉइस में हम क्या करेंगे, तो रेट को कंट्रोल करेंगे। रेट को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम डायगॉक्सिन का बंद करेंगे। अपने को पता है ना डायगॉक्सिन जो होता है वो एवी नोड के पास काम करता है, तो ये डायगॉक्सिन का यूज़ करके कर लेंगे। या फिर बीटा ब्लॉकर जो होता है यहाँ पे कभी यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर जो होगा वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर में है ना, और ये कॉन्ट्राइंडिकेट
कॉम्प्लिकेटेड होगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर नहीं देते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर जो हार्ट जो थोड़ा बहुत ब्लड पंप हो रहा है वो भी नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम एंटीकोएगुलेशन दे रहे हैं फिब्रिलेशन के लिए, उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो चैट स्वेज स्कोर के कारण करते हैं, जिसमें से चैट स्वेज स्कोर में दो जो होता है एज और ये स्ट्रोक, इस दोनों को 2 पॉइंट देते हैं, बाकी सबको 1-1 पॉइंट देते हैं। और एक और एज होगा जो कि मोर देन 75 वाले को 2 पॉइंट है, मोर देन 65 वाले को 1 पॉइंट है। अगर 0 है तो कोई काम नहीं करेंगे, 1 है तो एस्पिरिन देंगे, अगर 2 या मोर देन 2 है तो उसमें हम लोग एस्पिरिन के साथ प्लस एंटीकोएगुलेंट्स भी देते हैं, ठीक है। तो यही होता है तुम्हारा एंटीकोएगुलेशन देना है नहीं। अब आते हैं आर्टेरियल फ्लटर पे। आर्टेरियल फ्लटर जो होता है उसमें पेशेंट जो होता है सडन ऑनसेट पाल्पिटेशन लेकर आता है, सडन ऑनसेट पाल्पिटेशन लेकर आता है। पल्स जो होगा वो बोलेगा कि 150 पर मिनट तक हो गया है। रेगुलर रिदम इसमें कैसा होगा, तो रिदम रेगुलर होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा दिक्कत, तो ईसीजी में तुम देखोगे तो 2-3 AVF इन्वॉल्व है, मतलब राइट साइड का लीड जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, और इसमें राइट साइड का फोकाई होता है। इसमें फोकाई जो होता है वो किधर का होता है, राइट साइड का फोकाई होता है, ठीक है। और इसमें आरआर इंटरवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा लेकिन रेगुलर रहेगा, सॉ टूथ पैटर्न मिलता है इसमें, ठीक है। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, तो यहाँ पे भी वही है, RAC करेंगे, ठीक है, रेट कंट्रोल करेंगे वेरापामिल और इस्मोलोल से, ठीक है। उसके बाद ए से क्या था, ए से था तुम्हारा एंटीकोएगुलेशन करेंगे, डेबिगोट्रॉन वगैरह करेंगे, रिदम कंट्रोल करेंगे। रिदम कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम आइब्यूटिलाइड वगैरह दे देंगे, और अगर उससे नहीं होता तो इलेक्ट्रोकार्डियोवर्जन करेंगे, लेकिन यहाँ पे मात्र 50 जूल का करेंगे। ऊपर में जो फिब्रिलेशन था वहाँ पे 200 जूल का कर रहे थे, यहाँ पे 50 जूल का करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एरिथमिया। अब आते हैं PSVT पे। PSVT जो होता है उसका मतलब कि अप्रोक्सीमेटली सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है ना, तो ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ ऊपर से आएगा तो वो होगा, ठीक है। और जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है ना वो नीचे से आता है, या फिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, ये भी इंफ्रा मतलब AV नोड के नीचे का होता है, तो ये सब ना वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में आता है। तो ये जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया होता है उसमें कुछ फीचर्स मिलते हैं, तो उसमें वही है कि PSVT में तो हमको पता है कैरोटिड साइनस मसाज करते हैं, प्राइमरी एपिसोड है तो हमको वेरापामिल दे दो, और फिर भी नहीं हो रहा है तो तुम कैथेटर को एब्लेट कर दो, ठीक है। एडनोसिन भी देते हैं, तो ये तो हमको पता ही होगा। उसके बाद अगर चिल्ड्रन है तो उसमें तुम्हारा फेस पैक लगाते हैं, फेस आइस पैक, वाल्सल्वा मैनूवर करते हैं। और एडनोसिन वगैरह तो तुमको पता ही है कि एडनोसिन जो होता है वो AV नोड के डिले को बढ़ा देता है, तो उसके कारण वो जो चीज़ें आ रही है ना वो थोड़ा लेट जाएंगी तो ठीक रहेगा। अब उसके बाद जो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पे आते हैं, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जो होता है वो इंफ्रा वेंट्रिकुलर से वो जनरली अराइज करता है, तो MI जनरली 12 आवर्स के बाद ये अपीयर करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट टैकीकार्डिया होता है एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन आर्टरी और वेंट्रिकल, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है ना कि रिजल्ट इन क्रैशिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्रैश कर जाता है, ठीक है। क्यों कर रहा है, क्योंकि टैकीकार्डिया है डिस्प्रोपोर्शनेट एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है तुम्हारा आर्ट्रियम और वेंट्रिकल क्या, ठीक है। तो उसके कारण क्या हो जाएगा, ब्लड BP का क्रैशिंग हो जाएगा। तो इसमें क्या मिलता है ना, जिसमें पॉलीवेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा, मोर देन 3 कॉन्सिक्यूटिव कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। जोसेप्सन साइन मिलता है, कैप्चर बीट मिलता है, जोसेप्सन साइन मिलता है, कैप्चर बीट्स मिलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, और कुछ तो नहीं होता है इसमें बस तुम्हारा। उसके बाद ये तुम्हारा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के बाद टॉर्सिडिस जो पॉइंटस होता है जो कि हाइपोमैग्नीसीमिया के कारण होता है, और कुछ नहीं है इसके अलावा, बस यही है।